हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता दूं कि हमारा चैनल बात करता है सारे फंडामेंटल अपडेट्स की, इन्वेस्टमेंट मेथड्स की, बहुत सारी ऐसी चीजों की जो मार्केट में दिन प्रतिदिन होती हैं। यानी कि आपके लिए लेटेस्ट अपडेट मैं यहां पर लेकर आता हूं। और आज हम जिस सेक्टर की बात करने वाले हैं वो काफी अंडर वैल्यूड मार्केट में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच ऐसी कंपनीज हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिलहाल जो प्राइस मिल रहा है उस कंपनी का, जो बाजार में दाम है उन कंपनीज के शेयर प्राइस का, वो बहुत ही लुक्रेटिव है। और ये सेक्टर है दोस्तों, मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़ा निफ्टी का ये इंडेक्स है हमारे स्टॉक मार्केट में। और इससे रिलेटेड टाटा स्टील, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसएआईएल, जेटीएल इंडस्ट्रीज, पता नहीं ना जाने कितनी सारी कंपनीज मेटल सेक्टर में ट्रेड करती हुई मिलती हैं स्टॉक मार्केट में। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको डेटा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज, एक और जरूरी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए है, दैट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइस। मैं यहां सिर्फ आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, आपको अपडेट्स देने आया हूं। और उसके बाद आप अपनी रिसर्च करके अपना खुद का ओपिनियन बनाइए, खुद की इंस्टिंक्ट देखिए, वेदर इट गेट्स वैलिडेटेड विद व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर, तो उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। और अब हम आते हैं डेटा पॉइंट्स पर। काफी सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, मतलब स्टील प्राइसेस क्यों इतने गिरे हैं, स्टील कंपनी के प्राइसेस क्यों इतने गिरे एक्चुअली, क्योंकि स्टील प्राइस का उसमें अंदर बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और मेटल कंपनीज ने मोस्टली बहुत खराब रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में, और इसका वजह हम जानेंगे। और क्या अभी एक बहुत बेहतरीन टाइम है इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्राइस टू इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर ये कंपनी फिलहाल ट्रेड कर रही हैं, यानी कि काफी सारी कंपनीज ट्रेड कर रही हैं। तो अप्रैल 2022 के हिसाब से हॉट रोल्ड कोल्ड स्टील के जो प्राइस थे उस टाइम पे ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे, और इसका प्राइस था 75,000 रुपीज पर टन। और उससे पहले आप देखोगे तो 2021 से 22 के बीच में मेटल सेक्टर यानी कि स्पेशली स्टील कंपनीज ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए थे। अब ये हॉट रोल्ड कोल्ड स्टील क्या है? ये यूज होता है ऑटोमोटिव में, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, रेलवे में, यानी कि मोस्टली इंडस्ट्रियल पर्पसेस। और फिलहाल ये जो प्राइस है, यानी कि मैं अभी पिछले एक दो हफ्ते के प्राइसेस की बात कर रहा हूं, ये आ चुके हैं 51 से 52,000 रुपीज पर टन पे। यानी कि पिछले 2 साल में 33% क्रैश इन स्टील प्राइसेस ओवर द ग्लोब। एंड एट द सेम टाइम कोल्ड रोल्ड कोल्ड स्टील जो 88,000 रुपीज पर मेट्रिक टन था, वो गिरकर आ चुका है 58,000 पर टन पर। और कोल्ड रोल्ड कोल्ड स्टील दोस्तों यूज होता है मोस्टली आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में, घरों में, आपकी जो नॉर्मल ग्रिल्स बनती हैं या फिर जो भी स्टील का सामान आप घर में यूज करते हो, वो कोल्ड रोल्ड कोल्ड स्टील से ही बनता है। यानी कि जो रिटेल जो यूसेज है वो कोल्ड रोल्ड कोल्ड स्टील का ज्यादा है, और जो इंडस्ट्रियल यूसेज है वो हॉट रोल्ड कोल्ड स्टील का ज्यादा है। और ये प्राइसेस ना साइक्लिकल होते हैं, वैरी करते रहते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से स्टील का प्राइस ना सिर्फ स्टैग्नेटेड है बल्कि कंटिन्यूसली इट्स ऑन अ डाउनहिल। और अभी तो हमने बॉस सिर्फ स्टील प्राइसेस की बात करी है, जो सिर्फ एक फैक्टर है मेटल कंपनीज के गिरने में। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है मार्केट में। और ये होगी स्क्रीन शेयर मेरी, और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि स्टील प्राइसेस डिक्लाइन एमिड स्लगिश डिमांड। तो यहां पर आप देख सकते हो कि स्टील की ना सिर्फ प्राइसेस कम हो रहे हैं, बल्कि ओवरऑल जो डिमांड है ग्लोबली और साथ साथ इंडिया में, दोनों जगह पर कम हो रही है। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेटल कंपनीज के गिरते हुए शेयर प्राइस में। इसके बाद अब मैं एक और आर्टिकल आपको दिखाना चाहूंगा, बिकॉज वी आर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस गाइस। यहां पर हम टेक्निकल कोई टर्न अराउंड, कोई स्विंग ट्रेड यहां पर नहीं करते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि क्या कंपनी के साथ हो सकता है आने वाले टाइम में, और क्या चल रहा है, और उसके बेसिस पर आप इन्वेस्ट करिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। डेली जो इंट्राडे करने वाले लोग हैं, आई थिंक वो वीडियो ये छोड़ भी देंगे तो उनको कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए टू एक्चुअली डू इंट्राडे। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो बेटर चीज है वो, आप अपना काम करते रहिए, साथ साथ अपना पैसिव इनकम का सोर्स बनाइए, स्टॉक मार्केट को अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जो वैल्यू बेस्ड हो। और मैंने पिछली वीडियो में बात की थी फैक्टर बेस्ड फंड्स की। फैक्टर बेस्ड फंड्स काफी सारे फैक्टर्स पे चलते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट मेथड इंडिया में नहीं है लेकिन यूएस में 1980 से चल रहा है, मैंने आपको बताया था। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, जो फैक्टर बेस्ड फंड्स के, साइज, वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, डिविडेंड, ये जितने भी फैक्टर्स मैंने उस वीडियो में बताए थे, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स आपको भी यूज करने चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट में। तो फिलहाल हम वापस आते हैं स्टील प्राइसेस पर। लो डोमेस्टिक डिमांड, चाइनीज डंपिंग डिप्रेस स्टील प्राइसेस, ये लाइन पढ़ रहे हो, चाइनीज डंपिंग डिप्रेस स्टील प्राइसेस। ना सिर्फ चाइना बल्कि दोस्तों हमारे यहां पर चाइना, वियतनाम और फिर उसके बाद साउथ कोरिया, ये तीनों नेशंस इतना स्टील
डंप कर रहे हैं। इंडिया का जो स्टील इंपोर्ट है, आपको मैं बताऊं तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और स्टिल हमें जो है वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है स्टील। हमने वो 8.3 मिलियन टन ऑफ स्टील इंपोर्ट किया है, और सिर्फ एक्सपोर्ट जो किया है वो है 7.5 मिलियन टन, यानी कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। एंड ये रिसेंटली चेंज आया है इस पूरे डायनेमिक में, और ये स्टील प्राइसेस को काफी हर्ट कर रहा है, क्योंकि डंपिंग बहुत ज्यादा हो रही है और लो प्राइस में डंपिंग हो रही है। एक इनसाइड रिपोर्ट थी, एक इनर रिपोर्ट थी, जिसके अंदर बताया गया था कि इंडिया के जो लोग हैं वो 30 से 40 हजार, इंडिया की किसी 3-4 पार्टीज ने मिलकर 30 से 40 हजार टन ऑफ स्टील इंपोर्ट किया इंडिया में एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। यानी कि इंडिया में अगर मान लो 51,000 52,000 हॉट रोल्ड कोल्ड स्टील का प्राइस चल रहा है, तो चाइना और वियतनाम ये सेम स्टील 46 से 47,000 रुपीज पर टन में भेज रहे हैं। तो क्यों लेंगे डोमेस्टिक से, और डोमेस्टिक कंपनीज क्यों कैसे ग्रो करेंगी? तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी ना यही खेल है। मतलब अब आपको लगेगा कि कोई भी इंडस्ट्रीज बाहर से ही मंगवाएगा जब उसको सस्ता पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको अपनी डोमेस्टिक कंपनीज बचानी पड़ती हैं। यूएस ये चाइना से करता है, इंडिया को भी ये चाइना से करना चाहिए, क्योंकि चाइना डज अ लॉट ऑफ पंपिंग इन एवरी कंट्री। तो यहां पर आप टैक्सेस बढ़ा दो उठाकर, वो जो मटेरियल है, जो कमोडिटी है, जो अपने देश में इंपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, महंगी कर देनी चाहिए, वो इंपोर्ट ड्यूटीज लगानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, ताकि डोमेस्टिक कंपनीज बच सके। और ये हर एक नेशन करता है ताकि हमारी कंपनीज ग्रो सके। तो अभी क्या हो रहा है, हमारी कंपनीज ग्रो नहीं कर रही हैं और चाइनीज कंपनीज ग्रो कर रही है, क्योंकि चाइना में डिमांड कम है, तो वहां पर स्टील की सप्लाई ज्यादा हो रही है, वो स्टील को फेंक रहे हैं बाहर की तरफ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये पूरा गेम चल रहा है फिलहाल, और अभी गवर्नमेंट को सेव करना होगा डोमेस्टिक मार्केट को, गवर्नमेंट को आना होगा बीच में। और मेरे को लगता है जल्द ही स्टील मेकर्स, जो भी स्टील मेकर्स, मेटल मेकर्स हैं, ये उठाएंगे आवाज, और उठानी भी चाहिए, क्योंकि इनके लिए जो दिक्कतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और 38% इंक्रीज हुआ है हमारे स्टील इंपोर्ट में, लेकिन एक्सपोर्ट्स में जो इंक्रीज है वो सिर्फ 11 से 12% है पिछले एक साल का। ठीक है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है ना, वो बहुत इजी टारगेट भी बना देती है हमको स्टील डंप करने के लिए। अब बात देखो सीधी सी है, यहाँ पे जितना काम चल रहा है ना, यहाँ पे जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे इकोनॉमी इतनी बूम कर रही है, मतलब आप समझो कि वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो हो रही है 2 से 3% पे, लेकिन इंडिया ग्रो हो रहा है 7 से 8% पे, जब वर्ल्ड इकोनॉमी 2 से 3% पे हो रही है, जो कि बेहतरीन बात है। और क्यों ग्रो हो रही है? क्योंकि सरकार का पुश है। अभी प्राइवेट कंपनीज में इतना नहीं बोलूंगा, वो कैपेक्स उस हिसाब से नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट कंपनीज का, लेकिन सरकार ने कोविड के बाद से बहुत पुश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुश किए हैं, रेलवे सेक्टर को इतना पुश किया, डिफेंस सेक्टर को इतना पुश किया, रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने बड़े हैं, रियल एस्टेट कंपनीज के, आप चाहे मैक्रोटेक डेवलपर ले लो, डीएलएफ ले लो, या फिर ओबरॉय रियल्टी ले लो। तो ये सारी कंपनीज के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि घर ज्यादा बिक रहे हैं, घर खरीदने वाले लोग ज्यादा है, प्रोजेक्ट ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, इन्वेंट्री इनकी कम हो रही है। और आपको क्या लगता है, एक घर में किस चीज का इस्तेमाल होता है? स्टील का। रेलवे डेवलप करने में किस चीज का इस्तेमाल होता है? स्टील का। रोड्स बनाने में किस चीज का इस्तेमाल होता है? स्टील का। और मैं एक सीमेंट सेक्टर के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। सीमेंट सेक्टर के साथ भी सेम चीज हो रही है, वहां पर प्राइसेस म्यूटेड चल रहे हैं, जिस वजह से सीमेंट में भी आपको ज्यादा बड़ा जो है प्लस देखने को नहीं मिलेगा, मोमेंटम नहीं मिल रहा है स्टील सेक्टर, सॉरी सीमेंट सेक्टर को भी, क्योंकि प्राइसेस जब तक कम रहेंगे तो आप कमाओगे कैसे, आप ग्रो कैसे करोगे? और इसीलिए आप देखो अल्ट्राटेक और अंबुजा, दो ही जिसको जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाली कंपनीज हैं, वही ग्रो कर रही है सीमेंट सेक्टर में भी। थोड़ा बहुत जो प्राइस मूव हो रहा है उन्हीं का हो रहा है, बाकी तो जो एक्विजिशन में चली जाती है, अल्ट्राटेक अनाउंस कर देता है, अंबुजा अनाउंस कर देता है कि मैं इसको खरीदूंगा, इसको खरीदूंगा, तो वो फिर बाद में ऊपर चली जाती है, क्योंकि लोगों को पता होता है, इन्वेस्टर्स को पता होता है कि बड़ी कंपनी ले रही है तो भाई इसको डेवलप कर ही देगी। तो ये बात है दोस्तों। और हमारी इंडिया का जो टारगेट है ना, वो 300 मिलियन टन का है। मतलब हमें 300 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करना है इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, बाय 2030 ये टारगेट है। और ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप समझ रहे हो? मतलब मेटल आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। अब आज हम चाइना से अगर आगे होते हैं स्टील प्रोडक्शन में, तो हम चाइना से ज्यादा शायद डेवलप्ड भी होते हैं, लेकिन हम चाइना से कम डेवलप्ड है, तो हम स्टील भी कम प्रोड्यूस करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो वो उनके कंपैरिजन में, सॉरी, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी कम है। तो ये जो डिक्लाइन ना प्रॉफिटेबिलिटी में स्टील कंपनीज की, ये बहुत ही खराब जो है चल रहा है। इस वजह से जो है उनके शेयर प्राइसेस भी हर्ट हो रहे हैं। और जब स्टील प्राइसेस और स्टील कंपनीज अफेक्ट होती है ना, तो बैंक्स और अदर सेक्टर्स भी इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। अब आप कह सकते हो कि रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा है कि स्टील प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब अब ये समझो ना कि कोई कंपनी अगर एक्सपेंस करती है स्टील में, कोई मान लो पीएनसी इंफ्राटेक आप ले सकते हो, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलप कर रही है और वहां पे स्टील की जरूरत है, तो उनको सस्ता पड़ेगा। लेकिन स्टील के प्राइसेस कम है, स्टील कंपनीज के लिए वो बुरी बात है। तो लेकिन कभी भी एक कोई सेक्टर दूसरे सेक्टर के लिए ना, मतलब वो तोल नहीं सकते आप। स्टील मतलब मेटल सेक्टर बढ़ेगा
तो ही मतलब मेरे को लगता है कि इंडिया की भी ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ेगी। और मेटल, बैंकिंग, आईटी कुछ भी कह लो, तो एक सेक्टर को हर्ट करके एक सेक्टर को उठा के आप ऐसे नहीं कह सकते कि बराबर हो रही है ग्रोथ। क्योंकि अगर मेटल प्राइसेस भी धीरे धीरे ऑन अ लेवल रहेंगे जहां पे कंपनीज भी प्रॉफिटेबल रहेंगी, तो मेरे को लगता है कि वहां पे ज्यादा बेटर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी चाइना की डिमांड रिवाइव होगी, जल्दी होगी, दिसंबर तक होगी, मार्च तक होगी, लेकिन इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म वाला आउटलुक बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशंस पर कंपनीज ट्रेड कर रही हैं। मैं अभी आपको वापस से स्क्रीन शेयर करके टाटा स्टील, सेल, हम सबको देखते हैं जो फिलहाल ट्रेड हो रही है मार्केट में। तो टाटा स्टील का सबसे पहले हम फंडामेंटल देखते हैं जाके, और यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ, यस, टाटा स्टील का अगर हम फंडामेंटल देखेंगे तो ये देखो 1 ईयर रिटर्न 28%, पीई तो जीरो ही दिखा रहा है इसकी। और फाइनेंशियल्स की बात करूं तो आप देखो स्टैग्नेटेड है चीजें, मतलब मार्च में तो लॉस हुआ ओवरऑल, आप देख रहे हो, मतलब 40,000 करोड़ का जो प्रॉफिट बनाया जब स्टील का प्राइस 72,000 रुपीज था, 72,000 रुपीज पर टन, सॉरी 75,000 रुपीज पर टन था, वो लॉस मेकिंग कंपनी बन गई मार्च 2024 में। ओवरऑल ईयर 4,500 करोड़ का लॉस करीब बनाया उन्होंने। और देखो स्टील प्राइसेस कम हो रहे हैं तो देखो धीरे धीरे ये कंपनीज भी जो है डिक्लाइन पे आ रही हैं। फिर आप देखोगे क्वार्टरली तो इसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। और ये रिवाइवल जो है ना, ये देखो यहाँ पे पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 634 करोड़ रुपीस जो था प्रॉफिट था, और अभी सीधा 960 करोड़ रुपीस हो गया। तो ये जो डिक्लाइन है ना, ये कहीं तो रॉक बॉटम हिट करेगा ना, वहां से वापस उछाल लेगी ना। मतलब स्टील प्राइसेस ऐसा तो है नहीं कि इतने ही कम रह जाएंगे। एक टाइम पे कोविड में क्रूड भी -$40 हो गया था, यानी कि लोग पैसा भी दे रहे थे और क्रूड ऑयल भी दे रहे थे। ऐसा स्टील प्राइस नहीं रहने वाला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अच्छी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये JSW स्टील, टाटा स्टील, ये सब बेहतरीन कंपनीज हैं टू इन्वेस्ट इनटू, बिकॉज इसके फंडामेंटल्स हम चेक कर लेते हैं एक बार। एक साल का रिटर्न सिर्फ 21%, ठीक है। और रेवेन्यू, फाइनेंशियल्स देखो तो आप देखोगे ये प्रॉफिटेबल कहीं ना कहीं कंपनी रही है। 20,000 करोड़, 4,000 करोड़, 8,000 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे भी देखोगे तो डिक्लाइन है। JSW स्टील मतलब एक अच्छा साइन नहीं दिखा रही है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 1 में ये था इनका प्रॉफिट 2300 करोड़ और अब सिर्फ 845 करोड़। तो यहाँ पे भी एक टर्न अराउंड अनएक्सपेक्टेड है। और उसके साथ JTL इंडस्ट्रीज एक मेरी बहुत फेवरेट कंपनी है जो स्मॉल कैप की है, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार, ताकि आपके लिए भी। ये 200 रुपये का शेयर था बाय द वे कुछ दिन पहले तक, और ये काफ़ी बड़ा है। और आप देखोगे तो फाइनेंशियल्स देखो, अच्छे फाइनेंशियल्स, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स। आप देखो 1300 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ ग्रोइंग, 61 करोड़, 61 करोड़, 90 करोड़, 113 पूरे साल का ग्रोइंग, ठीक है। फिर यहाँ पे 505 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था क्वार्टर 1 में, यहाँ पे 515 करोड़ का रेवेन्यू किया। और यहाँ देखोगे तो 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ 25 से 30, यानी कि टोटल आपका कुछ 20% का जो है नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये एक कंपनी है जो अभी 4500 करोड़ की है, 4500 करोड़ की है, तो हाँ 4555 करोड़ की, सॉरी। तो यहाँ पे एक अच्छा आपको देखने को मिल सकता है गेन, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड कंपनी भी है। मतलब जिस हिसाब से इनके जो फाइनेंशियल्स ग्रो किया उस हिसाब से इनका शेयर प्राइस ग्रो नहीं किया है। तो ये पूरी गणित थी। बाकी आप और भी कंपनीज ले सकते हो, जैसे आप एक पेनी शेयर भी देख ही लेते हैं। देखो कुछ भी इन्वेस्ट मत करना कहीं भी जाकर सीधा, क्योंकि यहाँ पे देखने के बाद अपनी खुद की रिसर्च करना। देखो 1 ईयर रिटर्न जो है ये सिर्फ 344 करोड़ रुपए की कंपनी है, ये भी मेरे को एक स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है। अगर आप देखोगे इसका फाइनेंशियल, तो डेट थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट भी और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। हालांकि पिछले 2 साल का जो स्टैग्नेंट है, लेकिन 2021 से 2022 में, 2023 में अच्छा है। मतलब ये डाउनवर्ड फेज था बेसिकली ये स्टील प्राइसेस के लिए, ये जो 22 से 23 वाला था, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंट रही है कंपनी। इनफैक्ट नेट प्रॉफिट में 30% ग्रो भी हुआ है पूरे साल का अगर देखोगे तो लेकिन देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में ये अच्छा साइन नहीं है, यहाँ पे लॉस लगा हुआ है कंपनी, ठीक है। ये सब टर्न अराउंड देंगी कंपनीज, एक्सपेक्टेड है अच्छी कंपनीज आपको टर्न अराउंड देंगी ही देंगी, क्योंकि मेटल शेयर्स कभी इतने, मतलब मेटल के प्राइसेस इतने नीचे नहीं रह सकते। वहीं आप हिंडाल्को भी एक बार देख लेते हैं हम, लास्ट देखेंगे हिंडाल्को। हालांकि ये मेन एल्यूमिनियम बिजनेस ज़्यादा है हिंडाल्को का, और इनका शेयर प्राइस ग्रो हुआ है, इनका शेयर प्राइस बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। 1 ईयर का 54% रिटर्न है, और अभी भी अंडर वैल्यूड है कंपनी। सेक्टर पी के हिसाब से देखोगे तो आप अभी भी अंडर वैल्यूड है। और क्वार्टर रिजल्ट्स अगर मैं लेटेस्ट देखूँ तो 3,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है, और ईयर ऑन ईयर भी अच्छी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन है, लेकिन हाँ रेवेन्यू ऑल्दो स्टैग्नेंट है थोड़ा थोड़ा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अच्छी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हिंडाल्को तो मेरा फेवरेट शेयर है, ऑल्दो ये एल्यूमिनियम शेयर है मेजरली, लेकिन इनकी एक नोवेलिस करके कंपनी है जो यूएस में आईपीओ लेकर आ रही है, ठीक है।
तो वो नोवेलिस कंपनी में आप इन्वेस्ट तो नहीं कर पाओगे लेकिन उसकी डिमांड बहुत है वहां पर। वो जिस भी सेक्टर में काम करती है मैं भूल गया हूं, लेकिन वो मोनोपोली है उनकी वहां पर। तो बस मेरा यही था कि आपको मैं ये बताना चाहता था कि एक्चुअली मेटल सेक्टर के साथ क्या हो रहा है बिहाइंड द बैक। तो आप इससे डिसीजन ले लेना वीडियो से। आई होप कि आपको सब कुछ गणित समझ आ गई होगी। फंडामेंटल गणित की हम बात करते हैं, टेक्निकल गणित मतलब समझ आती है लेकिन वो बतानी नहीं चाहिए। मतलब बतानी चाहिए, जिसको आता है वो अच्छा बताए, लेकिन मैं वो बताने के लिए अभी मतलब आई थिंक आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट लेवल, और होपफुली मैं हो जाऊं। लेकिन मैं टेक्निकल पे बात नहीं करता, क्योंकि देखो फंडामेंटल अगर एक कंपनी की अच्छी नहीं होंगी ना, तो कितना ही टर्न अराउंड स्विंग ट्रेड ले लेना, वो एक दिन तो चलेगा आपका, वो भी चांसेस है कि 40-50% चले ना चले। क्योंकि आप देखोगे तो वैसे 90% नहीं चलता। जो ऑप्शन फ्यूचर्स करते हैं वो डेली ट्रेड्स करते हैं, 10 में से हर 9 इन्वेस्टर लूज करते हैं। वो क्यों लूज करते हैं? बिकॉज ऑफ आइदर फेक प्लेटफॉर्म्स जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते, बिकॉज ऑफ क्विक प्रॉफिट्स, जो कि लाइफ में ऐसा कोई रास्ता है नहीं वैसे तो, क्योंकि क्विक प्रॉफिट जैसी कोई चीज नहीं होती गाइस। अपना मनी को संभाल के रखो। मैं कहूंगा अगर आप एक अनस्टेबल वॉलेटाइल एसेट में, छोटी कंपनी में, पेनी कंपनी में 60% का प्रॉफिट कमा रहे हो, 100% का प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी कि इंटरेस्ट कमा रहे हो अपने वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट पे, और एक सेफ कंपनी में 20% का कमा रहे हो, तो मेरे लिए वो 20% ज्यादा बड़ा है। क्योंकि आपका पेनी शेयर कभी गिर भी सकता है, एक वॉलेटाइल कंपनी गिर भी सकती है, वहां पर आपको 50% का लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर एक अच्छे एसेट में, एक सेफ एसेट में आप लगाओगे ना, तो आपको 20% भी अच्छा रिटर्न है। 20 से 25% मुझे लगता है अच्छा रिटर्न है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत बेहतरीन है। आप देख लो, मार्केट गिरता है फिर वापस उड़ जाता है, मतलब बाउंस बैक बहुत जल्दी हो रहा है। आप ग्लोबल फैक्टर्स है, हमारा मार्केट ऐसा लगता है आइसोलेटेड चल रहा है, हम बिल्कुल एक अलग आइलैंड है जहां पर हमारे ऊपर किसी फैक्टर का फर्क नहीं पड़ रहा। आज भी मार्केट ऑल टाइम आया जब मैं 29 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूं। तो यही कुछ बातें हैं इंडियन मार्केट के बारे में। थोड़ा सा डर भी है टू बी ऑनेस्ट मन में, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वैल्यू शेयर्स में इन्वेस्ट करो, एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, आप मेटल सेक्टर, और ऐसे ऐसे फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ये सारे कुछ सेक्टर्स हैं जो अंडर वैल्यूड चल रहे हैं फिलहाल, और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे और लॉन्ग टर्म में अगर आप बने रहोगे इन कंपनीज के साथ। तो बस यही है। बाकी हम पॉडकास्ट करते हैं टेलीग्राम पे, अपनी प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पर 150 लोग आकर सुनते हैं डेली का एपिसोड, डेली का फंडामेंटल एनालिसिस, और मैं यहाँ पर कभी कभी बीच में वीडियो लेकर आऊंगा हफ्ते की। मोस्टली मैं ट्राई करूंगा कि मैं 2 से 3 वीडियो लेकर आऊँ, नहीं हुआ तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा दोस्तों। और आई होप कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती हो। थोड़ा सा कैजुअल है तरीका ज़्यादा बोलने का, बट मैं सही हूँ और थोड़ा सा पॉजेज लेके बोलता हूँ, बिकॉज अभी मेरी फ्लुएंट स्टार्टिंग में रहती है। लेकिन मैं जब बताने पे आता हूँ तो आई वॉन्ट टू टेल इट टू यू इन अ मैनर विच सीम्स रियलिस्टिक, विच साउंड्स रियलिस्टिक। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि आई रीड एवरी डे, ठीक है, आई ट्रैक मार्केट्स एवरी डे, सो आई हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इनसाइड माई हेड, तो आई नीड टू स्पिट इट आउट। और वो कैसे कैसे आती है वो मुझे भी नहीं पता, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, हालांकि थोड़ी बहुत लिखता हूँ कि क्या मेरे को बुलेट पॉइंटर्स आपको बताने चाहिए, ताकि सो दैट आई डोंट मिस एनीथिंग। बट हाँ, मैं ज़्यादातर आपको बता चुका हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैंने सोचा था ये 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आई थिंक ये हो गया 13-14 मिनट का। आई एम रियली सॉरी। तो अब मैं चलता हूँ, और जिसको पॉडकास्ट ज्वाइन करना हो बिल्कुल बताइएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी जल्दी डाल दूंगा। और प्लीज़ अगर यूट्यूब चैनल पसंद आए तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये तो फ्री है यार, ये तो आप देख ही सकते हो। और मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।